नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। सत्ता का महासंग्राम, जी हां, यूपी में इस वक्त जो है मतदान चल रहा है। चौथे चरण का मतदान यहां पर किया जा रहा है और आपको सबसे पहले जो है वोटिंग बता देते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग तो वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। अब तक हरदोई में 10.3%, सांडी में 10% मत डाले गए हैं। नौ बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। 9.10% मतदान हो चुका है। लखीमपुर में 10.45% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 10.62% मतदान हुआ है। हरदोई में 10.3% मतदान हो चुका है। सांडी में 10% मत डाले गए हैं। जहानाबाद में 10.32% मतदान हो चुका है। बख्शी का तालाब में 10.25% वोट पड़े हैं। करहल के जसवंतपुर में पुनर्मतदान जारी है। तो यहाँ पर जो है फिर से मतदान की बात कही गई थी, तो यहाँ पर पुनर्मतदान हो रहा है। करहल के जसवंतपुर में पुनर्मतदान जारी है। और चलिए, अब लगातार जो मतदान हो रहा है उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए चंद्रेश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा और अन्य 3 मेहमान भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चंद्रेश जी का ही रुख करते हैं। चंद्रेश जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार, कहाँ खड़ा पाती है कांग्रेस अपने आप को? देखिए, उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार राजनीति को सांप्रदायिकता की तरफ, जातिगत ध्रुवीकरण की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। जबकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। वो मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है। और इस बार का जो वोट पड़ रहा है वो मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। इस बार जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं चला है। तो स्वाभाविक है कि मत कांग्रेस के खेमे में पड़ रहा है और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। बिल्कुल, उम्मीदें तो आपको काफी हैं, लेकिन कितना कड़ा मुकाबला आप या कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? क्योंकि इस बार कहा यह जा रहा है कि जो सपा भी इस बार लगातार मैदान में डटी रही, कितनी कड़ी चुनौती मानते हैं? और बीजेपी सत्ता में रही है तो जनता के बीच तमाम उपलब्धियां भी बीजेपी ने रखी हैं। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम नागरिकों पर जोर और जुल्म कर रही थी, लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, हाथरस की बेटी को कूड़े के ढेर पे रखकर जलाया जा रहा था, लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा जा रहा था और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में सपा और बसपा के लोग सीबीआई के डर से अपने घर में दुबक कर बैठे हुए थे। तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आम लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है, जिसने लोगों के लिए जेल गया, जिसने यातनाएं सही, जिसकी ड्रोन से निगरानी हुई, उसके खेमे में वोट पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रियंका गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनसे उनके घोषणा पत्र मांगे, हाथ मिलाए और काफी वो खुश दिख रहे थे प्रियंका गांधी जी के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है। एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि इस बार मतदाता बहुत साइलेंट तरीके से वोट कर रहे हैं और साइलेंट तरीके से वोट करना ये बता रहा है कि वोट जाति और धर्म के नाम पर नहीं पड़ रहा है। वोट सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर पड़ रहा है और विकास के मुद्दे की तरफ कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने का कार्य नहीं किया। प्रियंका गांधी जी जहां जा रही हैं, जहां सभाएं कर रही हैं, उनके रोड शो कार्यक्रम में जो जनसैलाब उमड़ रहा है,
वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब मैं रुक करूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना जिस तरीके से जीत का दावा किया, विकास के मुद्दे पर चुनाव, खासतौर से महिलाओं की बात की, और प्रियंका गांधी ने अभियान भी छेड़ा, लड़कियों लड़ सकती हूँ को, महिलाओं के जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन बात जब टिकट देने की आती है महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कंजूसी दिखाई देती है। 624 जो है उम्मीदवारों में से केवल 91 महिला प्रत्याशी मैदान में है। नहीं पूनम जी, देखिए महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दिया है, ये बात तो सही है, लेकिन अब 400 में 400 तो नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन अपेक्षाकृत अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया है। जहां तक चंद्रेश जी कह रहे थे कि लड़ाई कांग्रेस की है, तो अब चूंकि चंद्रेश जी मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां बिल्कुल मध्य प्रदेश से इतर। यहाँ कांग्रेस के संगठन के नाम पर कोई चीज नहीं रही। पिछले नहीं 3 नहीं, मैं दशक। उत्तर प्रदेश से ही हूँ, मैं मध्य हाँ तो प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से ही। अच्छा, तो चंद्रेश जी अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो फिर अगर आप उत्तर प्रदेश के हालातों को देख रहे हैं और ये बात आप कह रहे हैं कि लड़ाई में कांग्रेस है और सत्ता बनाएगी कांग्रेस, तो मैं तो इस पर सिर्फ हंस सकता हूँ और इस पर कोई जवाब तो नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस एक्टिव हुई है, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस लड़ाई में तो कहीं नहीं है। इवन रायबरेली में जहां आज मतदान भी हो रहा है चंद्रेश जी, तो आपको बेहतर जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी दो कांग्रेस के अटूट गढ़ माने जाते रहे हैं। अमेठी टूट गया और रायबरेली इस बार आप अगर देख लेंगे तो अदित सिंह, दो आपके विधायक थे, वो दोनों भाजपा में चले गए। इस समय आपका कोई विधायक नहीं है, अदित सिंह जी भी भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। वहां क्या स्थिति है, तो अब अगर आपके अपने घर में अगर ये स्थिति है, तो पूरे प्रदेश में क्या होगी, इसका सहज अंदाज आप लगा सकते हैं खुद ही। लेकिन चूंकि अब कांग्रेस के हैं, वो आपको बात रखनी चाहिए, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दों की बात करी आपने, मुद्दे भी हैं, चाहे वो लखीमपुर का हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और चाहे वो हाथरस की आपने जिक्र किया, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से जातिगत आधार पर बटी हुई है, और टिकट भी उस हिसाब से बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी उस हिसाब से होता है, तो और अधिकारियों की पोस्टिंग भी जातिगत आधार पर होती है। उत्तर प्रदेश की ये विडंबना है, इसको ये कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना। जो आज का मतदान हो रहा है, आज का जो मतदान हो रहा है, जिस यहाँ उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में, यहाँ पर सीधी भारतीय जनता पार्टी और सपा गठबंधन के बीच लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि बहुत कंफर्टेबल नहीं है अभी, आज जो अभी तक 3 मतदान 3 चरणों के हुए हैं, उसमें जो पहले रहा, आप इसी में ले लीजिए कि यहाँ पर चाहे पीलीभीत हो, हरदोई हो, लखनऊ हो, यहाँ पर सारे इन 3 आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, यहाँ पर सभी चाहे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, हरदोई, यहाँ सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास रही हैं। लखनऊ में 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास रही। तो आपकी यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर है, और वो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच कांग्रेस ठीक है, इस बात को तो चंद्रेश जी माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने आके कांग्रेस को थोड़ा सा एक एक्टिव करने की कोशिश की है, निश्चित रूप से। और आंदोलन जो भी हुए हैं यहाँ जन समस्याओं को लेकर, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। लेकिन संगठनात्मक 30 वर्षों से आपका इतना ध्वस्त था, आके उसको एक्टिव एकदम रातों रात एक्टिव पाना संभव नहीं है। अगर प्रियंका जी ऐसे ही लगी रही, तो शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन खड़ा हो सके। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, एक चीज़ और यहाँ से आप समझना चाहेंगे आपसे, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वो कांड भी याद है, तो कितना असर ये डाल सकता है, क्या जनता के जहन में से वो बात निकलेगी, क्योंकि लगातार कहते रहे हैं कि वो दुख बड़ा गहरा है, तो कितना प्रभाव उसका आप देखते हैं?
वहाँ लखीमपुर में मैंने आपसे कहा भी कि लखीमपुर की सारी 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इस बार जो है वो उलट नतीजे हो सकते हैं। जो वहाँ की जिस ढंग से वहाँ किसानों को रौंदा गया था और जिस ढंग की घटना हुई थी, उससे खाली लखीमपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में उसकी हलचल हुई और उसका कहीं ना कहीं impact पूरे प्रदेश में। तो निश्चित रूप से लखीमपुर खीरी में तो होगा ही होगा। और आप देखिए कि आज अभी तक जो वहाँ के तक निकले हैं और ना ही उनका बेटा जो जमानत पर छूटा है वो अभी तक वोट डालने के लिए निकला है। शायद तो ये उनको निर्देश दिए गए हैं या उनको ये हिदायत दी गई है या सलाह दी गई है कि वो फिलहाल न निकलें, क्योंकि अगर निकलेंगे तो उसका कहीं ना कहीं चीजें पुरानी फिर सामने आएंगी, जिसका कि मतदान पर असर पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे वो वोट अपना कास्ट डालने निकले, लेकिन वो ना तो प्रचार में निकले हैं टैनी साहब और ना ही उनका बेटा निकला है। तो ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है कि वहाँ कितना रिजनमेंट है और कितनी नाराजगी है। वस्तुतः ये बात भी सच है कि लखीमपुर खीरी को अगर देखें तो वहाँ जातिगत समीकरणों के लिहाज से वहाँ ब्राह्मण, दलित और कुर्मी वोटों का अपना एक वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है। जो और किसान तो है ही वहाँ, लेकिन सिखों की संख्या जरूर वहाँ कोई बहुत 4% या 4.5% खाली है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन किसान तो है ही, और जो वहाँ जिस ढंग का ये घटनाक्रम हुआ उससे निश्चित रूप से वहाँ भाजपा के प्रति, भाजपा इसलिए भाजपा कह लीजिए भाजपा के प्रति नहीं बल्कि वहाँ के जो उनके प्रत्याशी हैं, जो मंत्री हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन तो पार्टी पे ही पड़ता है, तो इन होल पार्टी पे पड़ेगा। तो उसकी वजह से वहाँ बीजेपी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, वहाँ भी बहुत कांटे की लड़ाई होगी। बिल्कुल विपुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी के लिए इस बार राह कैसी दिखाई दे रही है? 2017 की बात करें तो मोदी और योगी लहर थी, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने चुनौती है क्या? 2017 के पहले क्या माहौल था मैडम, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार सड़कों पे होते थे और बलात्कारी सरकार चलाते थे। मगर 2017 के बाद जो विकास की एक रेखा योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के दिशा निर्देश पे उत्तर प्रदेश में खींची गई, उस विकास के नाम पे अब 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो विकास किया है, केवल विकास हमारा मुद्दा है। विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 10 मार्च के बाद बनने जा रही है। रही बात लखीमपुर खीरी की, जो बात अभी किए हैं जो टेनी साहब की, तो जो दोषी है उनको सजा हुई। भारतीय जनता पार्टी का में जो भी इस टाइप की कृत्य किए हैं या अन्य जो भी अपराधी हैं उनको सजा हुई, वो जेल में आज हैं। अगर उनसे किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कोई वो नहीं किया है, ना उनसे जो है उनके बीच बचाव में किया उन्होंने, तो जो दोषी है उनको सजा मिली। वहाँ भी माहौल पूरे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। 10 मार्च को तो क्लियर होगा, लेकिन अगर हम बात करें, सपा नेता अनुराग भदौरिया ने भी अपनी जीत का दावा किया है। वो कह रहे हैं कि इस बार जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए। जी देखिए मैडम, आपने 17 में देखा, 19 में देखा और 14 में देखा, यह देश को लूटने वाले लोग हैं। 19 में इन लोगों ने त्रिकोणी बना करके लड़ा, 17 में लड़ा, 17 में जनता ने नकारा, 19 में नकारा, 22 में भी जनता इनको नकार देगी। क्योंकि ये लोग किस तरह से प्रदेश को चलाते थे, आपको याद होगा कि दंगाई देश को चलाते थे, बलात्कारी देश को चलाते थे। उनके मुखिया कहते थे लड़कों से गलती हो गई है। हमारा केवल विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में पुनः सरकार बनेगी मैडम। चलिए, पुनः सरकार बनने का दावा आपकी तरफ से। चंद्रेश जी कुछ कह रहे थे। चंद्रेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट कहता है कि पिछले 1 साल में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल में बंद थी, अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो गई, यानी 40 नए अरबपति हुए। वहीं 84% परिवारों की आय में कमी हुई। पिछले 32 साल में होलसेल इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, जीडीपी रसातल में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स उठाकर देखें तो भारत 101वें पायदान पर चला गया।
नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पे, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, भूखमरी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, पिछले 3 साल में पुलिस कस्टडी में सबसे अधिक कहीं मौतें हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और कहीं मत जाइए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर को ले लीजिए, जो योगी आदित्यनाथ जी का मूल शहर है, जहां से वो आते हैं। उन्होंने पौने 5 साल में गोरखपुर सिटी को डस्ट सिटी बना दिया है। सिटी ऑफ डस्ट के नाम से जाना जाने लगा है। चारों तरफ धूल उड़ रहे हैं, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जब नजदीक चुनाव आया तो शहर के कॉलोनियों के जो सड़क है उसको उखड़वा दिया उन्होंने, और इस समय हालात बहुत बुरी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर में जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, समय से वेतन न मिलने के कारण एक संविदा कर्मी आत्महत्या कर लेती है। इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाए। गोरखपुर से मुख्यमंत्री आते हैं, बनारस से प्रधानमंत्री आते हैं, गोरखपुर से बनारस के बीच में 250 किलोमीटर की दूरी है। ये बता दे एक इंडस्ट्री इन्होंने यहाँ पर लगवाया है? कोई इंडस्ट्री नहीं लगवाया। जीएसटी के मार के कारण जो क्षेत्रीय हमारे उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। गाय के नाम पर इन्होंने सरकार में आए थे, आज गौशालाओं में गाय यूपी और मध्य प्रदेश का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, भूख और प्यास से तड़प कर मर रही हैं। हाईवे पर सबसे अधिक एक्सीडेंट जानवरों का, गायों का, बैलों का, सांडों का हो रहा है। और यही नहीं, खुला जानवरों के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रहे हैं। इन्होंने 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, ये वो भी नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन समझदार जनता इस बार जातिगत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं डाल रही है, मुद्दे पर वोट डाल रही है। और मुद्दे पर चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस दिन ईवीएम खुलेगा, आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल विपुल जी, मतलब कि जनता से आप बड़े बड़े वादे कर देते हैं, घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए जाते हैं, विकास के भी वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन वादों को आप पूरा नहीं कर पाए। जो भी 2017 में घोषणा पत्र था, सारी घोषणा पत्रों पे इस पे काम चल रहे हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। जी हेलो जी जी विपुल जी, हेलो जी विपुल जी। अब हेलो। जवाब नहीं है तो यही होगा। ये चलिए आगे बढ़िए, डिबेट को आगे बढ़ाइए। जब जवाब नहीं रहता है तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। चलिए प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करती हूँ। एक चीज और यहाँ पर शाह ने मायावती को लेकर कहा कि इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय ना होना एक उनका बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन फिर भी शाह ने कहा मुस्लिम बड़ी तादाद में जुड़ेगा, वो सक्रिय नहीं हुई, बावजूद भी जाटव वोटर्स उनके साथ रहेगा। इसका सियासी संदेश क्या देखते हैं? तो चलिए, इस बार क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं, ये भी जो है बड़े देखने वाली बात होगी। यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हालांकि तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर महिलाओं का मुद्दा जो है, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो काफी बड़ा मुद्दा। प्रमोद जी का रुख कर लेती हूँ। प्रमोद जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, 4 बार की सीएम रही मायावती, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय नहीं हुई। आखिरी में वो जरूर सक्रिय हुई, लेकिन वहीं अमित शाह का ये कहना कि मुस्लिम बड़ी तादाद में जुड़ेगा, भले वो सक्रिय नहीं हुई लेकिन जाटव वोटर्स उनके साथ है, इसके सियासी मायने आप क्या देखते हैं? देखिए, चुनाव में अभी हम अपने डिबेट में ही आपने अपने प्रवक्ता अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी सत्यता में और दावों में बहुत फर्क हुआ करता है। अब दावे जो है वो इतने बड़े कर दिए जाते हैं कि जिसका जमीनी हकीकत से कहीं रिश्ता नहीं होता है। मुझे लगता है जो मुस्लिम वोटों की बात पूनम जी आपने कहा कि अमित शाह साहब ने कहा कि मुस्लिम वोट मिलेंगे, मुस्लिम वोट तो इस समय एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आता है और पहले भी नहीं रहा है।
का मतलब इसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव में अपने अपने बात, अपने अपने पक्ष, अपने अपने दावे रखे जाते हैं, वो रख रहे हैं। और मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बात कहना भी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो अपनी जगह पर है। जहां तक दलित वोट बैंक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती जी इस बार कुछ निष्क्रिय रही, या वो जिस ढंग से पूर्व में चुनाव लड़ती रही हैं, जिस तेवर में, जिस अंदाज से, उस अंदाज में निश्चित रूप से वो नहीं दिखाई दी। हाँ, जब ये चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में आ गई, नॉमिनेशन वगैरह की, उसके बाद वो एक्टिव हुई। तो अब मुझे लगता है कि जो दलित मतदाताओं का जो उनका बेस वोट बैंक था, उसमें लगता है कि मायावती जी के प्रति वो रुझान, वो लगाव या वो बात नहीं रह गई जो पहले थी। शायद हो सकता है कि मायावती जी ने उसका आकलन किया हो, क्योंकि और आधार वोट उनके साथ एक बार तो ये जरूर रहा है 9 में कि उन्होंने जो राजनीतिक अपने जातीय समीकरण या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी दलितों के बीच में काफी काम किया है। मुझे लगता है कि इस बार मायावती से जो भी वोट अदर जाटा जो है वोट, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से दलितों के बीच में काम कर रही है। तो वो एक बेहतर पोजीशन में होगी। और मायावती का जाटव वोट तो अभी भी इंटैक्ट मायावती के साथ है, लेकिन जो जाटव से अलहदा वोट है, जो दलित वोट बैंक, वो उसमें कहीं ना कहीं चलिए विपुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बात कर रहे थे विकास के मुद्दों की, और कांग्रेस का ये कहना है कि जनता को आपने ठगा है, जो वादे किए थे विकास के वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है, जनता ठगी जी गई। कांग्रेस के मेरे साथी जैसे गोरखपुर में विकास की बात कर रहे थे, मैं उनको स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूँ। गोरखपुर में एम्स का निर्माण हुआ, 30 वर्षों से बंद कारखाना गोरखपुर में चालू हुआ। गन्ना किसानों को सौगात मिला, चीनी मिल जो उनके सरकार में बंद की गई, चीनी मिल को चालू किया गया, बेघरों को पक्का मकान दिया गया। ये क्या और चाहिए? खाद्यान्न नहीं, एक लंबी श्रृंखला है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो इसी उत्तर प्रदेश में बिजली कटते थे और रात में 9 बजे से 12 बजे तक महिला सड़कों पर बैठी रहती थी। नहीं विपुल जी, क्या आपने जो शब्द कहा क्या चाहिए, और आपने इतना दे दिया है कि अब कुछ देने के लिए चाहिए नहीं, और जनता इतनी संतुष्ट है। तो ये विपुल जी 10 तारीख को आप चिंतन कर लीजिएगा कि 2017 में कितनी सीटें मिली थी, और इस बार 17 में मान्यवर माहौल कुछ और था। 17 में हमारे पास जनता के बीच में बताने के लिए कुछ नहीं था। 17 के बाद जो विकास की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लंबी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। एक बात सुन लीजिए, जब आपके पास 17 में कुछ नहीं था, तब आपने 300 से ज्यादा सीटें ले ली। अब आपने इतना कर दिया तो मुझे लगता है 400 से ज्यादा सीटें ले लेंगे। अगर हम यही आपके विचार से जो आकलन माने, तब तो फिर कहीं लड़ाई नहीं है। फिर तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई है ही नहीं, खाली भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कहीं कोई दल है ही नहीं। बिल्कुल लड़ाई 350 प्लस रहेंगे हम। हो सकता है 450 आ जाए, वो तो आप देखिएगा 10 तारीख को। 400 प्लस तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो आकलन है 350 से कम हम नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं फिर अखिलेश जी भी कह रहे हैं 400, लेकिन वो दावे तो आप भी करिए, वो भी कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ जमीन पर रहिए। हम धरातल पे काम करने वाले हैं, हवा में काम नहीं करते मान्यवर। तो हम जमीन पकड़ के चलते हैं, हम जमीन को पकड़ के चलते हैं, हम आसमान में नहीं उड़ते। हमने धरातल पे काम किया है, उस काम के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 350 सीटें रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा भाई साहब, ये बेरोजगारी कहाँ क्या दर है, गरीबी की क्या दर है, और क्या नाम महंगाई क्या किस स्तर पर है? ये सपा ने दी, बसपा ने दी, कांग्रेस ने दी, वामपंथी ने दी, किसने दी? ये इस आम जनता जुड़ी हुई है, जो इस देश की 70% जनता जिससे भुक्तभोगी है। ये इस पर जरा आप प्रकाश डालेंगे? पिछले कितने दिनों से महंगाई आपको पीड़ित कर रही है? मुझे लगता
आज मुझे लगता है इससे पहले जो है वो आटा जी। 2 रुपए आपको सब फ्री मिलते थे। अरे भाई, आपको सब फ्री आप अपने डिलीवरी पूरे होती थी आज कार्यकाल, के टाइम। आप अपने कार्यकाल को देख लीजिए, वो बहस कीजिए विपुल जी, हम्म, तो जो जिसमें कहीं कुछ तो जमीनी हकीकत दिखाई दे। हम्म। मतलब जो चंद्रेश जी कुछ आपको कह वो रहे हैं। जमीनी हकीकत नहीं दिखाई बहुत देती। जनता का हमारे काम बीच जो आपको, है भारतीय जनता पार्टी का तो काम दस आपको नहीं तारीख दिखाई काफी, देता। 10 तारीख को मैं मैं थोड़ा चाहूंगा सा कि आप मैं थोड़ा सा कहिएगा, ध्यान मैं आकर, आप पूछिएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं विपुल चाहूंगा जी 10 तारीख को एक डिबेट रखा विपुल जी जाए। विपुल जी जी बहुत महत्वपूर्ण जी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जी आर्थिक विषय है, थोड़ा आपको समझ में आएगा, आपके भविष्य के लिए काम भी करेगा। महंगाई का जब हम इंडेक्स देखते हैं तो महंगाई को हमेशा हम कोरिलेट जीडीपी से करते हैं। यदि देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है तेजी से और उसी अनुपात में महंगाई बढ़ रही है और दोनों के बीच 1 से 2% का अंतर है, तब तो ठीक है मामला। लेकिन यदि दोनों के बीच गैपिंग ज्यादा है तो मुझे लगता है कि देश को उस पर चिंता करना चाहिए। अब आज की परिस्थिति यह है कि जीडीपी भी नीचे जा रही है और महंगाई तेजी से ऊपर जा रहा है। तो जीडीपी के नीचे जाने में और महंगाई के ऊपर जाने में जो ये बड़ा गैपिंग देख रहा है, वो आपको आर्थिक मंदी की तरफ संकेत कर रहा है। और इस चीज को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। भविष्य में आप इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। लोगों के इनकम में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि महंगाई बढ़ने से बचत कम हो रही है, बचत कम होने से बैंक में जमाएं कम हो रही हैं, और ऊपर से 23,000 करोड़ का फ्रॉड हो जाता है जो आम ठीक आदमी है, का पैसा है। तो बैंक डूबेंगे तो लोगों के पैसे डूबेंगे, हमारे आपके पैसे डूबेंगे। आपकी सरकार को अर्थशास्त्र नहीं आता। आपने बजट बनाया, कोरोना काल में लोगों की आय में कमी हुई, नौकरियां गई, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 3 करोड़ तत्काल नौकरी की जरूरत है, फिर भी इनकम टैक्स स्लैब में आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, जबकि अरबपतियों का, आपने उद्योगपतियों का करोड़ों अरबों माफ किया। तो मुझे लगता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो आम आदमी का दृष्टिकोण है ही नहीं। और मुझे लगता है कि आपकी नीतियां आपकी सरकार नहीं बनाती, सदन में नहीं बनता, नीतियां कारपोरेट बनाते हैं, आप उसे सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। तो आप अपना मूल्यांकन करिए, आप देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा चूंकि विपक्ष में रहते दायित्व है कि हम मुद्दों को उठाएं, जनता को समझाएं, लेकिन जिस दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं वो बहुत गलत दिशा है। 10 मार्च के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। 10 विपुल मार्च का जी, इंतजार करिए। विपक्षी पार्टियों का साफ हिटलर तौर पर यही कहना है कि बीजेपी ने मैं देश को विश्व गुरु बनाते बनाते लोगों को आटे चावल की लाइन में लगा दिया है। जो जिन परिवारों को फ्री में राशन मिल रहा है वो क्या कहाँ से आ रहा है? नहीं, फ्री में क्या आप दे रहे हैं? हम टैक्स जमा करते हैं भाई साहब। हम जो है 10% हर महीना एडवांस टैक्स जमा करते हैं। आप फ्री में क्या दे रहे हैं? उसके लिए मैं कर जमा करता हूं। आप फ्री में क्या दे रहे हैं? अपने घर से दे रहे हैं क्या? मोदी जी अपने घर से लाए हैं क्या? एफसीआई आज से बनी है, सुन लीजिए, एफसीआई कांग्रेस ने बनवाया और एफसीआई के पास इतना भंडारण है कि वो 10 साल देश को बैठा कर खिलाएगी। आप क्यों गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं? सरकार में तो गोरखपुर का कारखाना बंद हुआ था, आपने तो क्यों नहीं आज तक चालू हमारी करवाया? सरकार उस समय थी, जरा आंकड़े देखिए तो, हमारी सरकार थी, कांग्रेस ने खाद कारखाना बनवाया था। और आपके गोरखपुर के महंतों ने यहाँ पर गुटबाजी कराकर, आंदोलन कराकर, वहां नेतागिरी कराकर खाद कारखाने को बंद कराया। और आज भी खाद कारखाना चालू नहीं हुआ है। चुनाव से पहले आपने 1 यूनिट को चालू कर दिया। आप क्या उससे कितने लोगों को खाद कारखाने में नौकरी दिया है, बता दीजिए। आपने झूठ बोल रहे हैं कि आपने खाद कारखाना चालू, आपने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाया, वहां 1 ईंट शिलान्यास कर दिया और कह दिया आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन गया। कितनी नई यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने वहां पढ़ाई शुरू हुई, आप बताइए। आप सबसे बड़ी चीज है ना कि आप भाजपा के नेताओं के साथ कि बेबाक तरीके से, बेअंदाज तरीके से आप झूठ बोलते हो। आपको शर्म भी नहीं आती है कि हम पब्लिक मंच पर जो बोल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आईना लेकर के 10 मार्च ऐसा है के ना, बाद बैठिएगा एक बार। अरे ठीक है विपुल जी, हम करें। आप पब्लिक, आप जनता, नहीं, आप ये झूठी अपनी एक मिनट, दलीलें जनता के विपुल जी बीच में सुन सुना है, लीजिए। जनता जानती है कि कौन। विपुल जी सुन लीजिए जी। 10 मार्च को आप 403 सीट चुनाव जीत जाएंगे, 403 सीट भाजपा जीत जाएगी। तो क्या भाजपा को यह अधिकार मिल जाता है कि वो लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दे, लोगों की जिंदगी को तबाह कर दे, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दे?
लोगों के रोजगार को बर्बाद कर दे, महंगाई बढ़ा दे, गरीबी बढ़ा दे, बेरोजगारी बढ़ा दे, यह अधिकार मिल जाता है क्या आपको? इस देश ने, दुनिया ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। आपने हिटलर को भी देखा, मुसोलिनी को भी देखा। मुसोलिनी का इतिहास पढ़िए, उसी देश की जनता ने उसे सिरमौर बनाया और उसी देश की जनता ने उसकी शव पर पेशाब करने का भी काम किया। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपके शवों पर भारतीय जनता पार्टी के कब्र पर इस देश की जनता पेशाब करे? आप उस लेवल तक तबाह करना चाहते हैं इस देश को? विपुल जी जवाब आप दीजिए। विचार करिए मैं क्या कह रहा हूं। पहले आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए, आपने जिस तरह का अरे किससे माफी? किया है? देशद्रोहियों से माफी, आप जिन्ना एक के साथ सम्मानित मिलकर डिबेट में सरकार बैठे बनाने हैं, वालों से माफी। आप माफी मांगिए पहले, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपने किया है। अरे माफी तो आप कहिए योगी आदित्यनाथ जी आप माने। पहले आप माफी योगी मांगिए। आदित्यनाथ जी से कहिए कि वो देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगे। हाथरस की बेटी से माफी मांगे जिसे कूड़े के ढेर पे रखकर जला दिया। लखीमपुर के किसानों से माफी मांगिए जिसे गाड़ी के नीचे आपने रौंदने का काम किया। आप देश की प्रजा की देश की जनता, प्रदेश की जनता से माफी मांगिए कि आपने जिन्ना के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया और जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सबसे पहले सावरकर ने स्वीकार किया, जिसके आप अनुयायी हैं। आप मांगिए देश की, प्रदेश की जनता से माफी कि आरएसएस देश पर कब्जा करना चाहता है और आरएसएस के ये एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भगवा ध्वज वस्त्र धारण किए हैं, जिनका भगवा वस्त्र लाल खून के छींटों से रगा पड़ा हुआ है, उन्हें देश की जनता से, प्रदेश की जनता से माफी मांगना है। हमें माफी नहीं मांगना है। हमारी जड़ें देश कि किसे माफी मांगना है, जिनकी हम सरकार में आपके महंगाई और गिरबान बलात्कारी कॉलर पकड़कर आपको घसीटते हुए आपको आपकी जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमें आपसे भय नहीं लगता कि हम आपसे माफी मांगे। कह दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से कि जो कार्रवाई करना हो चंदेश सिंह के ऊपर कर ले। जब भी खून का एक भी कतरा हमारे शरीर में है, लोकतंत्र के लिए अंतिम सांस तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। चलिए विपुल जी जवाब दीजिए। चलिए प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से आपने भी सुना, विपक्षी पार्टियों का लगातार वही, आप तमाम वादे कर देते हैं। जब चुनाव आते घोषणा पत्र में तमाम बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि विकास करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े वादे, लेकिन आज भी महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस करें, उसके भी हमने देखे का हाथरस कांड की बात कर लें या उन्नाव कांड की बात कर लें, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यूपी में है। और ख़ासतौर से अभी जिस प्रकार बेरोजगारी की बात करी है, महंगाई की बात करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। और इसको लेकर क्या प्रभावित हो सकते हैं वोटर्स? और जो है पिछली बार हमने देखा 2017 में बीजेपी की लहर चली, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो है वोटर्स भी साइलेंट है, क्योंकि तो असर पड़ सकता है। निश्चित रूप से जो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उनका असर तो कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ता ही है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, ये आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों का कहीं ना कहीं असर दिखाई ही देता है। देखिए 2 चीजें हैं पूनम जी। एक तो अगर आप इस चुनाव को, मुझे लगता है कि ये शायद पहला चुनाव है कि इस बार जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर कोई बहस नहीं हुई। छुटपुट थोड़ी बहुत तो हुई, थोड़ी बहुत बातें तो रखी गई, लेकिन बाकी कहीं जिन्ना पर बात हुई, कहीं बुलडोजर पर बात हुई, कहीं अब्बा जान पर बात हुई और कहीं आतंकवाद पर बात हुई। लेकिन इसका आम जनता से, ये ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बाकी सरकार की ये इन चीजों की जो चीजें हैं उनको देखने का है, लेकिन जो आम जनता के सरोकार हैं, आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके या तो विपक्ष ने भी मतलब काउंटर किया और सत्ता पक्ष ने हमला किया। तो काउंटर और प्रति काउंटर में ही पूरी अभी तक के 4 चरण तो उसमें चले गए हैं। उस पर जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई कि हम क्या करेंगे या हम जो क्या परेशानी है उसको करेंगे, तो उस पर किसी ने कोई बहुत शेयर नहीं किया। हालांकि घोषणा पत्र में बेरोजगारी की भी बात हुई, खैरात देने की भी बात हुई कि हम बिजली फ्री दे देंगे, हम लैपटॉप फ्री दे देंगे, हम साइकिल फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे।
लेकिन उससे जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कोई चीज फ्री दे देने से ना तो बेरोजगारी दूर होगी, न गरीबी दूर होगी और ना ही महंगाई कम होगी। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इस पर कोई प्रभावी ढंग से बहस ही नहीं हुई। हालांकि अब स्थितियां उस पर बहस करें भी कैसे, क्योंकि इस जब तक देश की या प्रदेश की जनता उतनी जागरूक नहीं होगी, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं कबीलों में, जातिगत कबीलों में बटी हुई है। तो अब वो उसको जब वोट देने जाता है तो उसे जातिगत कबीलों का निर्देश दिखाई देता है। वो 4 साल, 5 साल, 5 साल उसने कितनी गरीबी झेली है, कितनी परेशानी उठाई है, वो भूल जाता है। तो जनता भी हमारी अभी उतनी परिपक्व, उतनी जागरूक नहीं है और जातिगत आधार पर बटी हुई है, जिसकी वजह से। और राजनेता भी क्या करते हैं, उनको मालूम है उनको सत्ता में हासिल करनी है, उनको वोट लेना है, तो वो भी जातिगत आधार पर ही सारे समीकरण बैठाते हैं और उसी पर बहस भी होती है, उसी पर टिकट भी दिए जाते हैं कि कहाँ किसकी जातिगत समीकरण क्या बोलते हैं, क्योंकि उससे ही जीता जा सकता है। तो जब जनता जातिगत आधार पर वोटों का मतदान का पैटर्न जातिगत आधार पर होगा, तो फिर मुद्दे तो वैसे भी नेपथ्य में आ जाएंगे। तो वही स्थिति है। तो जनता को भी जब तक किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और जब तक जनता संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठेगी, तो चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की हो और चाहे वो अन्य समस्या हो, वो यथावत बनी रहेंगी। और उससे बहुत ज्यादा सरकारों से अपेक्षा करना भी निरर्थक है, जब जनता ही नहीं चाहती है। जनता का वोट का पैटर्न ही इस आधार पर होगा कि हम अपने जातिगत आधार पर वोट देंगे, तो फिर विकास की बात सरकार चाहेगी भी तो कैसे करेगी। ठीक यही है जैसे अपराधियों के मामले में सारे सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी एक दूसरे के ऊपर, देखिए ये भी एक ऐसी विडंबना है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है पूनम जी, और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है कि साहब अपराधियों के ये लंबरदार हैं, वो कहते हैं ये। और सारे दलों का ईमानदारी से, मैं ये नहीं कहना चाहता, अगर ईमानदारी से उठा के देख ले, कोई ऐसा दल नहीं है कि जिसमें अपराधियों को टिकट नहीं मिला हो, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं उनको टिकट न दिया गया हो। लेकिन बता, ये भी कितना हास्यास्पद है कि सब एक दूसरे पर अपराधी का आरोप भी लगाएंगे और टिकट भी देंगे सभी। ऐसा नहीं है हम आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप हम पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन काम वही आप भी कर रही हैं, वही हम भी कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि इस प्रदेश की जनता जो है वो जागरूक नहीं है, वो अपनी अच्छी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, वो जातिगत आधार पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो सरकार भी वही चाहती है कि जैसे जहां वोट मिलेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जब जनता विकास नहीं चाहती है तो सरकार क्या करे, ये राजनीतिक दल क्या करें, ये भी एक बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। यश भारती जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। हमारे साथ सपा से यश भारती जी भी हैं। यश जी, कहाँ सपा खड़ा पाती है इस बार के चुनाव में अपने आप को? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार का चुनाव? किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। हम अपने 5 साल जो 12 से 17 तक हमने काम किए हैं और जो हमारी आगामी योजना है उसी के आधार पे हम लगातार बात कर रहे हैं। दूसरी पार्टी जो अभी तक सत्ता में रही है उनके पास खुद के विकास की कोई योजना नहीं है। इससे बरगलाने वाली बात, चाहे इनके केंद्र के नेता हो चाहे इनके राज्य के नेता हो, बरगलाने वाली बातें कर रही है। अगर इनको काम के दम पे बात करनी होती, इन्होंने कुछ विकास किया होता तो ये विकास के दम पे बात कर रहे होते, लेकिन क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, 5 साल तक जनता को गुमराह किया, तो अभी 2017 के चुनाव में भी गुमराह करके वोट लिया था और 5 साल तक गुमराह करते रहा, फिर गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसीलिए इनका हर विधानसभा में, हर ग्रामीण क्षेत्र में खदेड़ा हो रहा है। अब इनको प्रवेश तक नहीं मिल रहा है, जनता इनको नापसंद कर रही है, इसलिए इनकी सभाओं में नहीं आ रही है। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी तो इन्होंने सत्ता प्रशासन का जम के उपयोग किया था। डीएम और एसपी इनका खुल करके सपोर्ट कर रहे थे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग के सभाओं में भीड़ लाई जा रही थी, लेकिन जैसा हुई लागू हुई है, आप देखिए इनके इन जनसभाओं में ना कोई इनको सुनने आ रहा है, ना इनसे कोई बातचीत करने आ रहा है। केवल खाली कुर्सियां रह रही, चाहे इनका कोई बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। इनके बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए हैं, अमित शाह जी, उनको रोड शो छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि रोड शो में जनता नहीं आती है। स्मृति ईरानी जी इनकी केंद्रीय मंत्री है, उनकी रोड शो में भीड़ नहीं आती है, तो उनको रोड शो छोड़ के जाना पड़ता है। लगातार घटनाएं हो रही है इनके साथ में और ये जनता का प्रमाण पत्र है जो इन्होंने 5 साल जनता के
मत का, वोट का दुरुपयोग किया है, जो जनता के वोट को लूटा है। जी यस जी, लेकिन एक चीज और, जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे हावी रहते हैं, मुजफ्फरनगर दंगा सपा सरकार में जो है, मायावती ने भी ठीक यही बयान दिया कि सपा सरकार में गुंडे हावी रहते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पारुल जी, 5 साल हो गए, 5 साल में हम सत्ता से बाहर हैं। कितने लोगों को इन्होंने सजा दिलाई? सुबोध कुमार साहब जो पुलिस के सिपाही थे, पुलिस में बड़े पदाधिकारी थे, उनको गो हत्या के नाम पे लोगों ने मार डाला, और जिसने मार डाला वो जमानत पे बाहर है, सरकार सजा नहीं दिला पाई उनको। इसी तरीके से जो किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ा दी, उसको भी सजा दिलाने पे छोड़ी, वो भी जमानत पे बाहर आ गया, और उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री बने बैठे। तो किसी को ये सजा तो दिला ही नहीं पा रहे ना। अगर 12 से 17 के बीच में गुंडाई की, तो हम किसका समर्थन कर रहे हैं? दीजिए गुंडों को सजा। लेकिन जो मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय मानव अधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं कि वो पुलिस थानों के अंदर जो कत्ल हुए हैं, पुलिस के संरक्षण में जो कत्ल हुए हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं। गलत एनकाउंटर जो सबसे ज्यादा हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। पुलिस को खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट दी गई है। इसीलिए गोरखपुर में होटल के अंदर अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार करने जा रहा है और ठहरा हुआ है, पुलिस उसको मारे दे रही है। नोएडा के अंदर जिम ट्रेनर को मारे दे रही है। लखनऊ में रात्रि में अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसको पुलिस मारे दे रही है। बाद में पुलिस को मुआवजा, योगी जी को मुआवजा देना पड़ा, उसकी पत्नी को नौकरी देनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। ये दिखता है कि किस तरीके का गुंडाराज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि किसी को भी ठोक दे, किसी को भी मार दे, किसी को पुलिस थाने में बंद कर दे और पुलिस थाने के अंदर मार दे। ये लगातार घटनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है। हाथरस की घटना किसी से नहीं छुटी, उन्नाव की घटना किसी से नहीं छुपी है, और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से चीरहरण हुआ है, ये सब बताता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है और आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये सारी इनकी पूर्व त्रुटि है इस चुनाव के अंदर। जी यस जी, बिल्कुल। चंद्रेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। वही बात, सबसे बड़ा मुद्दा यूपी के अंदर महिला सुरक्षा का है। तमाम वादे कर दिए जाते हैं। आपने भी कहा ठीक है, महिलाओं के मुद्दे पर इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा। क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो जो ये चीजें हमने देखी, क्या वो खत्म हो जाएंगी यूपी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया उसे पूरा किया। हमने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी। हमने 40%, हर जिले में 40% टिकट दिया है। कहीं कहीं 50%, 60% भी टिकट दिया है। कहीं पर थोड़ा बहुत कम हो गया होगा, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हर जिले में हम 40% महिलाओं को कम से कम टिकट दें। और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक अनोखा कदम है। और मुझे लग रहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं सिर्फ एक चुनावी कैंपेन नहीं होगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन बनने जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की शुरुआत में ही कैराना और मुजफ्फरनगर के मुद्दे को उछालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रांत में भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने कैराना और मुजफ्फरनगर के कितनी दोषियों को जेल भेजने का काम किया? किसी को भी नहीं। इससे साफ पता चलता है कि इन दंगों का तार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ था, जिसलिए इन्होंने जांच कराने का आदेश न दिया और दोषियों को सजा भी देने का काम इन्होंने नहीं किया। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि क्या हम सत्ता में आते हैं तो ये रहेगा या नहीं रहेगा, या हम नहीं रहते हैं सत्ता में तो भी ये मुद्दे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने जो लड़ाई छेड़ी है वह लड़ाई कोई एक दिन की, 2 दिन की या चुनाव मात्र की नहीं है। यह एक बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम एक तरफ से देखेंगे जो देश को बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ जो देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये 2 भागों में बट गए हैं लोगों ने। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता हमारे संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की हिफाजत के लिए, संविधान के आदर्शों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। और दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो लगातार संविधान के ऊपर, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। हम तो नहीं कह रहे। अभी इन्होंने, आपने देखा सीए एनआरसी के मुद्दे पर किस प्रकार से इन्होंने अवैध तरीके से लोगों की संपत्ति को कब्जा करने का काम किया। माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाया कि आप उनकी संपत्ति को वापस करिए, अवैध रूप से आप संपत्ति नहीं कब्जा कर सकते। तो
भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र है वो बड़ा दुविधा से भरा हुआ है। ये बाहर कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और। अभी पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं हर सभा में योगी आदित्यनाथ जी आतंकवाद 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 कर रहे हैं। आप बताइए, आतंकवादियों को कंधार छोड़ने कौन ले गया था? भाजपा के लोग ले गए थे। आतंकी संगठन तालिबान से दोहा और मास्को में छुप छुप कर मुलाकात भारतीय डेलीगेट ने किया, और ये डेलीगेट्स मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भेजे गए थे। तो प्रधानमंत्री बताएं कि वो आतंकी संगठन तालिबान से छुप छुप कर क्या बात कर रहे थे? क्या ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी बताने की? इन्होंने चुनाव में जिन्ना का मुद्दा उठाया। जिन्ना इस देश के विभाजन का कारक रहा है, और हिंदुस्तान का नागरिक तो छोड़िए, यहाँ के पेड़ पौधे, पशु, यहाँ के जो है कीट पतंगे भी जिन्ना को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्ना हजारों लाखों माताओं और बहनों के बलात्संग का जिम्मेदार रहा है। उस जिन्ना के साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनके सरकार बनाया था। उस जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को सबसे पहले सावरकर ने स्वीकार किया था, और उस जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने का काम किसी ने किया तो इनके लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। और ये चुनाव में जिन्ना जिन्ना आतंक आतंक खेल रहे हैं, जबकि इन दोनों से इनके पुराने संबंध है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार इन्होंने खो दिया है, और ये सत्ता में पाना नहीं चाहते हैं, ये सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए लगातार ये उत्तर प्रदेश की जनता को सांप्रदायिकता का घुट्टी पिलाकर प्रदेश की जनता को बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं प्रियंका गांधी जी को आपके मन से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री करके मुद्दों पर राजनीति लड़ने की बात कही, मुद्दों पर राजनीति लड़ी और मुद्दों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल वो एक कार्यक्रम से लौट रही थी, रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मिल गए। उन कार्यकर्ताओं ने भाजपा का झंडा लगाए थे, टोपी लगाए थे, कपड़े पहने थे, फिर भी प्रियंका जी को रोका, उनसे बातचीत किया, उनसे हाथ मिलाया, और उन्होंने प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र को युवाओं को दिया। ये जो प्रियंका गांधी जी ने बड़ा दिल दिखाया, ये जो प्रेम दिखाया कि टोपी भाजपा का, झंडा भाजपा का, फिर भी प्रियंका गांधी जी ने हाथ मिलाया, मुझे लगता है कि इससे सुंदर राजनीति का परिदृश्य देखने को नहीं मिल सकता। मुझे लग रहा था कि किसी सरोवर में कमल खिल रहा है और उस पर सूर्य की रोशनी पड़कर उसकी शोभा बढ़ा रही है, वैसा ही वो मनोहर दृश्य था। और मैं उस दृश्य को सत सत प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रियंका गांधी जी से, उनके क्रियाकलापों से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि ये तो है कि मुद्दे शुरू में तो उठे, लेकिन फिर जो है चुनावी प्रचार आखिरी आते आते मुद्दे बहुत सारे भटके, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन अब देखें तो जनता भी समझदार हो गई है, जनता मुद्दों को ही लेके मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। नहीं, जनता जो मुद्दे हैं उनको लेके उसका प्रभाव तो होता ही है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, तो इन मुद्दों का प्रभाव तो पड़ता ही और उनका असर तो रहता ही रहता है। निश्चित रूप से जो चंद्रेश जी ने कहा, एक बात चंद्रेश जी की, क्योंकि मैं किसी दल से नहीं, मैं एक निष्पक्षता और पत्रकार के रूप में कहना चाहूंगा कि ये चंद्रेश जी की बात सही है कि कम से कम प्रियंका जी ने कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित करने के लिए, जान फूंकने के लिए अथक प्रयास किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दों पर बहस हो, इस पर चलिए, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही जो अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े थे, विपुल जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दे बहुत सारे हैं यूपी के अंदर, अगर देखा जाए तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने जो है बातें तो कही हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो लड़ाई लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन मुद्दों से शुरू हुई थी वो भटक कर कहीं और पहुंच गए। लेकिन अब जनता की बारी है, जनता मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है। हालांकि क्या सबके अपने अपने मुद्दे हैं दिमाग में, जनता किसी चीज़ को भूलती नहीं है। अब उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करना होगा, 10 तारीख का पता चलेगा कि जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।